अध्याय 301 बेटे का आगमन। एक मारने और लात मारने के बाद शेन मियामियान ने राहत महसूस की और लू सियुआन से कहा, चलो चलते हैं। लू सियुआन उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये देखकर कि शेन मियामियान ने अभी कितनी ताजगी से मुक्का मारा था, उसने सोचा था कि वह बूढ़ी औरत के साथ मामले पर बहस करेगी, जाने से पहले कुछ न्याय मांगेगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से किसी को पीटने के बाद वह भाग गई। ये लड़की वाकई बहुत चालाक है। लू सियुआन ने महसूस किया कि शेन मियामियान एक ऐसी किताब की तरह है जिसे पढ़ने के लिए आपका मन करता है। जब तक आप अगले पृष्ठ पर नहीं जाते, आप कभी नहीं जान पाएंगे कि इसमें क्या कहा गया है। हमेशा अप्रत्याशित रूप से आपको वह आश्चर्यजनक अनुभूति देता है। मत जाओ, मेरे बेटे के आने से पहले तुममें से कोई नहीं जा सकता। उन दोनों को जाने का प्रयास करते देख वांग इरफेक सीधे आगे बढ़े और लू सियुआन के पैरों से लिपट गए। उसने सोचा कि वह मारकर भाग सकती है, यह इतना आसान नहीं है, और उसने ये भी नहीं पूछा कि वह कौन थी। आज कोई भी भुगतान किए बिना नहीं जाता है। शेन मियामियान का चेहरा ठंडा हो गया, और जैसे ही वह वांग इरफेक को एक और लात मारने ही वाली थी, अचानक भीड़ से दो आदमी बाहर भागे। माँ गु जियानबिन और गु जियानली, दो भाई, वांग इरफेक के लिए दोपहर का भोजन लाने आए थे। जब उन्होंने आसपास भीड़ देखी तो वे अभी करीब नहीं थे, और अपने अनुभव से उन्हें पता था कि यह निश्चित रूप से वांग इरफेक का किसी के साथ झगड़ा हो रहा था। वे भीड़ में घुस गए और वांग इरफेक को जमीन पर पड़ा देखा। दोनों भाइयों ने जल्दी से उसकी मदद की। यहाँ क्या हो रहा है? गु जियानबिन ने चिंतित होकर पूछा। वांग इरफेक आमतौर पर जब भी किसी से झगड़ा करती थी तो वह शीर्ष पर आ जाती थी, लेकिन आज का दृश्य पहली बार था जब उसने ऐसा कुछ देखा था और उसे चिंता हुई कि उसे बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि वांग इरफेक के परेशान करने वाले तरीकों से उन्हें शर्मिंदगी भी महसूस हुई। एक बेटे के रूप में वह अपनी मां को नुकसान में नहीं देखना चाहते थे। दूसरी ओर गु जियानली सावधानी से लू सियुआन पर नजर रख रहा था। उसे डर था कि कहीं वह भागने की कोशिश न कर ले। चूंकि उसकी मां इस आदमी के टखने से चिपकी हुई थी, इसलिए यह वही लड़का होगा जिसने उसे धमकाया होगा। उन्होंने कपड़े चुराने की कोशिश की और जब मैंने उन्हें पकड़ा तो हमला कर दिया। आप यहाँ नहीं थे और मैं, एक बूढ़ी औरत, लगभग उनके द्वारा पीट कर मार दी गई थी। वांग इरफेक ने कई लोगों के सामने सरासर झूठ बोला। अब जब उसके बेटे आ गए थे तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि दोनों बेटे इन दो बच्चों को नहीं संभाल सकते। यदि वे आज क्षतिपूर्ति नहीं करते तो कोई नहीं जाता। ये सुनकर गु जियानली को लगा कि लू सियुआन के हाथ में मौजूद बैग में चोरी के कपड़े हैं और वह उसे छीनने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन लू सियुआन ने चतुराई से उसे चकमा दे दिया। गु जियानली नाराज होकर गंभीर चेहरे के साथ चिल्लाया, चोरी करना और फिर लोगों पर हमला करना, अब सामान भी वापस नहीं करना। तुम पीट कर मार डालना चाहते हो, है ना? उद्धरण चिन्ह। इन चोरों से निपटने के लिए पकड़े जाने पर उनके कपड़े उतारकर पेड़ से बांध दिया जाता है। उन्हें कपड़े लौटा देना सबसे आसान सजा है। यह आदमी नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है, फिर वह मुझ पर असभ्य होने का आरोप नहीं लगा सकता। यह वह कपड़ा है जिसे मैंने खरीदा है, इसका आपके परिवार के कपड़ों से क्या लेना देना है? लू सियुआन दोनों भाइयों का सामना करने से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, लेकिन उसे चिंता थी कि अगर लड़ाई हुई तो शेन मियामियान को चोट लग सकती है। वह मुड़ा और शेन मियामियान को सामान दिया। इन्हें ले लो और बैलगाड़ी के पास मेरा इंतजार करो। इधर उधर मत भागो, मैं इसे संभाल लूंगा और फिर तुम्हें ढूंढने आऊंगा। दोनों भाइयों के यहाँ रहते हुए
उनके लिए इस तरह छोड़ना असंभव होगा। लेकिन वह लड़ाई से भी नहीं डरता था। जैसे ही लू सियुआन ने शेन मियामियान को आगे बढ़ने के लिए कहा, वांग एरफेग ने जल्दी से अपने बड़े बेटे को चिल्लाया, जियानली, जल्दी से उस छोटी कुतिया को पकड़ो। उसने ही मुझे अभी मारा है। वे एक साथ हैं। हम उनमें से किसी को भी जाने नहीं दे सकते। उसे मारने का साहस करते हुए वह बाद में उस छोटी कुतिया का मुंह फाड़ देगी। वह इतने वर्षों तक जीवित रही और उसे कभी इतना नुकसान नहीं हुआ। अध्याय 302 बेटा आ गया है। 2 गू जियानबिन और गू जियानली, 2 भाई, हमेशा लू सियुआन पर ध्यान केंद्रित करते थे। अपने पीछे की युवा लड़की को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते थे। जब तक लू सियुआन ने अपना शरीर नहीं बदला, तब तक उन्होंने शेन मियामियान पर ध्यान नहीं दिया। वह लंबी नहीं थी और उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन वह बहुत साफ और ताज़ा दिखती थी, और उसकी सुंदरता दुर्लभ थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें उन कांच के कंचों से मिलती जुलती थीं, जिनसे बच्चे खेलते थे, विशेषकर आकर्षक। जैसे जैसे वे शेन मियामियान का आकार बढ़ा रहे थे, वह भी उन्हें अंदर ले रही थी। उसने सोचा था कि वह उन दोनों आदमियों को देखकर उन पर टूट पड़ना चाहेगी, लेकिन जब वे वास्तव में उसके सामने थे, तो वह आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। वह उनकी निगाहों से बिल्कुल भी नहीं बचती थी। गू जियानबिन अपने पिता की तरह दिखते थे, सुडौल नैन नक्श और अच्छी त्वचा के साथ साथ उनकी ऊंचाई 1.78 मीटर थी, जो एक धूपदार कैंपस हार्टथ्रोब की छवि में बिल्कुल फिट बैठती थी। उसे हमेशा से इसी तरह का लड़का पसंद था, इसलिए पहली नज़र में ही उसकी नज़रें उस पर टिक गईं। इस हद तक कि उसने इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया कि वह अभी भी एक छात्र था, उससे शादी करने में असमर्थ था, और वह सीधे परिवार में शादी करने चली गई, जिससे उसका पतन हो गया। गू जियानली की ओर देखते हुए उसकी आंखों में अचानक घृणा की झलक दिखाई दी। वह वांग एरफेग से मिलता जुलता था, जिसकी तीखी और घटिया शक्ल थी, मुहासों से भरा चेहरा, मुंह के कोने पर एक बड़ा काला तिल, और उसके गालों तक ठूंठ पहुंच रहा था। वह चलते समय लंगड़ाकर भी चलता था। ऐसी उपस्थिति के बावजूद, अपने पारिवारिक भाग्य पर भरोसा करते हुए, वह फिर भी एक सुंदर पत्नी की तलाश में था। शेन मियामियान को दोनों भाइयों को एकटक घूरते हुए और छोड़ते हुए नहीं देखकर लू सियुआन को निराशा महसूस हुई। अभी वह सोच रहा था कि वह कितनी चतुर थी, तो अब वह कमरा क्यों नहीं पढ़ सकी? क्या उसने भाइयों के चेहरों पर व्यभिचारी भावों पर ध्यान नहीं दिया? उसने चिढ़ते हुए उससे आग्रह किया, तुम किस लिए जगह बना रही हो? चलो चलें। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि शेन मियामियान जवाब दे पाता, गू जियानबिन, जो अपने आश्चर्य से उबर चुका था, ने कहा, अभी मत जाओ। जब तुमने कहा था कि यह कपड़ा है, तो बैग खोलकर हमें क्यों नहीं दिखाते? एक विद्वान के रूप में गू जियानबिन का रवैया अभी भी कुछ हद तक स्वीकार्य था। उन्होंने वांग एरफेग की तरह नखरे नहीं दिखाए और न ही गू जियानली की तरह स्थिति को समझे बिना दहाड़े। अगर हमने इसे नहीं लिया, तो हमने नहीं लिया। यह मेरी अपनी खरीदारी है। मैं आपको क्यों दिखाऊं? युवा और तेजतर्रार लू सियुआन को लगा कि वह गलत नहीं है और झुकने को तैयार नहीं था। गू जियानली ने चुनौती दी, फिर यदि आप हमें नहीं दिखाते हैं, तो आप कैसे साबित कर सकते हैं कि आपने इसे नहीं लिया? उद्धरण चिन्ह। उनका रवैया पहले की तुलना में अधिक भिन्न नहीं हो सकता था, और बोलने के बाद उन्होंने विशेष रूप से शेन मियामियान पर नज़र डाली। सच कहूं तो ये पहली बार था जब उसने अपने जीवन में इतनी खूबसूरत जवान लड़की देखी थी। बस उन्हें दिखाओ। शेन मियामियान, जो इतने समय तक चुप था, अचानक बोला, जियानली और जियानबिन और वांग एरफेग दोनों के साथ। उनमें से 3 थे, और अगर कोई लड़ाई छिड़ गई,
तो वह और लू सियुआन नुकसान में होंगे। गु जियानली स्वभाव से कुछ हद तक मूर्ख और अंधपुत्रवत था। हालांकि जियानबिन का स्वभाव काफी सहज था और वह धमकाने या लड़ने वालों में से नहीं था। वह भी बहुत आज्ञाकारी था। उसने वांग इरफेक को मारा था, और अगर वे ये साबित नहीं कर सके कि उन्होंने कुछ भी चोरी नहीं किया है और यह वांग इरफेक ही था जिसने उन पर झूठा आरोप लगाया था, तो गु भाई निश्चित रूप से उन्हें जाने नहीं देंगे। बेशक वह जानती थी कि वे पुलिस को बुला सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से बहुत समय बर्बाद होगा। इसके अलावा चूंकि उसने किसी को मारा था, इसलिए उसके पास खड़े होने के लिए एक पैर भी नहीं था। लू सियुआन अभी भी कुछ हद तक नाराज था, लेकिन वह मूर्ख भी नहीं था। ये ध्यान में रखते हुए कि मियाँ ने बात की थी, उसने अनिच्छा से बैग खोला और कपड़े को बाहर निकाला। अपनी आंखें खोलो और स्पष्ट रूप से देखो, क्या ये तुम्हारा माल है? उद्धरण चिन्ह। गु जियानबिन और गु जियानली दोनों वांग इरफेक की ओर मुड़े। माँ, क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। दोनों सोच रहे थे कि यह उनकी माँ का जानबूझकर किया गया उकसावा होगा। कपड़े को देखकर वांग इरफेक की आंखें चमक उठीं। वाह! कपड़े के 2 सेट बनाने के लिए कम से कम 5 या 6 मीटर कपड़ा पर्याप्त होना चाहिए। दोनों बच्चे बहुत निराश्रित लग रहे थे, और फिर भी वे इतना सारा कपड़ा खरीद सकते थे। अध्याय 303। पुरानी चुड़ैल। उन 2 बच्चों ने उसे मारा, और वे निश्चित रूप से भुगतान करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उसने बस इसके बदले उन्हें कपड़े से मुआवजा देने का फैसला किया। इस विचार के साथ वांग इरफेक ने तर्कहीन रूप से कहा, ये और क्या हो सकता है? उन्होंने कुछ चुराने की कोशिश की और सफल होने से पहले ही मुझे पकड़ लिया। शर्म और गुस्से में उन्होंने मुझे मारा। जब तक वे मुझे इस कपड़े से मुआवजा नहीं देते, उनमें से कोई भी आज नहीं छोड़ेगा। सामान के लिए वांग इरफेक का जबरदस्त लालच इतना स्पष्ट था कि गु जियानबिन का चेहरा शायद ही अपनी गरिमा बनाए रख सका। माँ, अगर वे कुछ भी चुराने में कामयाब नहीं हुए, तो चलो उन्हें जाने दें। उद्धरण चिन्ह। गु जियानली ने भी कहा, हाँ माँ, उन्हें जाने दो। उद्धरण चिन्ह। ये जवान लड़की बहुत दुबली थी। वह संभवतः इतनी मजबूत कैसे हो सकती है कि उसकी माँ को हरा सके? उसे यकीन था कि उसकी माँ फिर से झूठ बोल रही थी। उसे ये भी नहीं पता था कि यह युवा लड़की किस गांव से है, लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से अच्छी दिखने वाली थी। गु जियानली के मन में कुछ विचार आ रहे थे। वह इस वर्ष 28 वर्ष का था और अभी भी अविवाहित था। पहले उनका परिवार संपन्न नहीं था, और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी थीं, जिसका मतलब था कि उनके पास जल्दी शादी करने के लिए संसाधन नहीं थे। पिछले 2 वर्षों में जैसे जैसे जीवन बेहतर होता गया, उसने किसी अधिक आकर्षक व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसके खराब पैर और अप्रभावी उपस्थिति के कारण औसत सुंदर लड़की उस पर दूसरी नज़र नहीं डालती थी। वह इस बात से भलीभांति परिचित थे, इसलिए वह हमेशा सोचता था कि अगर उसे कम संपन्न परिवार की लड़की मिल जाए, तो शायद उसे उसकी कमियों पर कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन पिछले 2 वर्षों में उनके पास कई मैचमेकिंग सत्र थे। या तो लड़कियां पर्याप्त आकर्षक नहीं थीं, या वे उसे पसंद नहीं करती थीं। अगर उसे सामने वाली जैसी लड़की कभी मिली होती तो अब तक उसकी शादी हो चुकी होती। क्या तुम दोनों भी मेरे बेटे हो? वांग इरफेक अपने बेटों पर बरसने से खुद को नहीं रोक सकीं। तुम्हारी माँ को मारा गया था, और तुम दोनों उनके सिर में कछुए की तरह व्यवहार कर रहे हो। तुम्हें बड़ा करने से क्या फ़ायदा? उद्धरण चिन्ह। उसने सोचा था कि उसके बेटे उसके लिए खड़े होंगे। इसके बजाय वे दूसरे से भी अधिक काया निकले। वह गुस्से में थी। उसका पति अधिक उपयोगी होता। यदि वह यहाँ होता,
तो यह मनहूस लड़का बहुत पहले ही नष्ट हो गया होता। माँ, आसपास बहुत सारे लोग देख रहे हैं। क्या आप तमाशा बनाकर शर्मिंदा नहीं हैं? गु जियानबिन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। लिचिंग उतना बड़ा नहीं था। लोग यहाँ खरीदारी करते थे, और अगर उसके स्कूल के शिक्षक या सहपाठी ये देखते, तो वह अपना चेहरा कहाँ रखता? इसके अलावा, कैसी माँ अपने ही बेटों को इस तरह श्राप देती है? किस बात पर शर्मिंदा? वांग एरफेक की आवाज़ और भी तेज हो गई। उन्हें चोरी करने का प्रयास करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। मुझे क्यों शर्मिंदा होना चाहिए? बस उन्हें देखो, क्या वे ऐसे दिखते हैं जैसे वे कपड़ा खरीद सकते हैं? हो सकता है कि उन्होंने इसे किसी और से चुराया हो। अपने मैले कुचले कपड़ों के कारण उनके पास इतना कपड़ा खरीदने का कोई रास्ता नहीं था, और कोई भी वयस्क उन्हें इतना पैसा नहीं देगा। उन्होंने ही इसे चुराया होगा। बूढ़ी औरत, अपनी भाषा पर ध्यान दें। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए व्यवहार करने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा क्योंकि तुम्हारे बेटे यहाँ हैं। हम पर चोरी करने का आरोप लगाते रहो और देखो क्या होता है। लू सियुआन ने वांग एरफेक की ओर देखा। अफसोस जताया कि उसने शेन मियामियान के साथ मिलकर पहले उसे नहीं हराया था। अब जब उसके बेटे उसका बचाव कर रहे हैं, तो उस पर पलटवार करना इतना आसान नहीं होगा। जैसे ही उसने ये सोचा, उसने फिर से शाप दिया। बूढ़ी चुड़ैल। शेन मियामियान हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। सच कहा जाए तो ये पहली बार था जब उसने लू सियुआन को इस तरह शाप देते देखा था, और उसने ये बिल्कुल उचित तरीके से किया था। जब गु जियानबिन और गु जियानली ने लू सियुआन को वांग एरफेक को कोसते हुए सुना, तो वे शेन मियामियान की हंसी सुनकर गुस्से में फूटने ही वाले थे। वे उसकी मुस्कान से तुरंत चकित हो गए। लड़की स्वाभाविक रूप से सुंदर थी, और उसकी कर्कश हंसी के साथ उसकी आंखें अर्धचंद्राकार की तरह मुड़ी हुई थीं, जिससे सभी को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे मीठी खजूर का स्वाद ले रहे हों। उनका कोई भी गुस्सा तुरंत दबा दिया गया। वांग एरफेक ने सोचा था कि जब लू सियुआन ने उसे शाप दिया था, तो उसके बेटे आखिरकार उसके लिए खड़े होंगे, लेकिन थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसने उनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी। इतना ही नहीं, बल्कि वे उस छोटे से मनहूस को भी घूर रहे थे। अध्याय 304 द डेड ओल्ड विच। इस दृश्य को देखकर वांग एरफेक अब खुद को रोक नहीं सकी। उसका गुस्सा बेतहाशा बढ़ गया। इस बार सचमुच क्रोधित होकर वह जमीन पर बैठ गई, अपनी जांघों पर हाथ मारते हुए और आसमान की ओर चिल्लाते हुए बोली, हे भगवान, मेरा काम हो गया। मैंने 2 बेटों को जन्म देने के लिए संघर्ष किया और कड़ी मेहनत की, और जब मुझे धमकाया जाता है तो वे प्रतिक्रिया भी नहीं करते। मैंने क्या पाप किए हैं? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने बात की, उसने शाप दिया। वह छोटी घटिया लड़की न केवल अपने कार्यों में अशुद्ध है, बल्कि वह ये भी जानती है कि पुरुषों को कैसे आकर्षित किया जाए। उसने अभी तक अपने सारे बाल भी नहीं उगाए हैं, और वह पहले से ही सीख रही है कि कैसे आकर्षित किया जाए। लोग कहते हैं कि एक बार जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वे अपनी माँ के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। उसने कभी इस पर विश्वास नहीं किया, ये सोचकर कि उसके दोनों बेटे उसकी बात सुनते हैं। अब वह जानती है कि एक बार जब बेटा बड़ा हो जाता है और उसमें थोड़ी सी राक्षसी शक्ति आ जाती है, तो उसे सचमुच छीना जा सकता है। वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? आप बस फिर से गाली देने का प्रयास करें। उद्धरण चिन्ह। आप बूढ़े आदमी, आप किसका नाम ले रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान और लू सियुआन ने एक साथ ठंडे चेहरे रखे। दोनों वांग एरफेक की देखभाल करने के लिए तैयार थे। अगर मैं तुम्हें श्राप दूं तो क्या होगा? तुमने मेरे सामने मेरे बेटे को बहकाने की हिम्मत की,
और मुझे कुछ भी कहने की इजाज़त नहीं है। अपने 2 बेटों के साथ वांग एयरफेग न केवल निडर थी, बल्कि उसने जानबूझकर उन्हें उकसाने की भी कोशिश की। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि अगर कोई उसे मारता है तो उसके बेटे मदद नहीं करेंगे। शेन मियामियान ने ठंडी हंसी उड़ाई और उपहास किया। आप जैसी माँ के साथ भले ही आपका बेटा सोने का बना हो और जमीन पर फेंक दिया जाए, कोई भी उसे नहीं उठाएगा। वह जानती थी कि गु जियानबिन में आत्मसम्मान की प्रबल भावना है और वह हमेशा वांग एयरफेग के निर्लज्ज स्वभाव से घृणा करती थी। इसलिए उसने जानबूझकर दुखती रग पर चोट करने के लिए ऐसा कहा। निश्चित रूप से गु जियानबिन का चेहरा लाल हो गया, खासकर जब उसने आसपास के लोगों की उपहास भरी निगाहें देखीं। तो उसका रंग और भी खराब हो गया। एक बार जब ये दोनों चले गए, तो कौन जानता है कि वे कब वापस आएंगे। हर कोई जल्द ही उनके बारे में भूल जाएगा। लेकिन यह उनके परिवार के लिए अलग है। वे यहाँ परिचितों के बीच कारोबार करते हैं। इस दृश्य को जारी रखने से केवल उपहास होगा, और अंत में यह उनका अपना चेहरा है जो खो जाएगा। ये सोचकर उसने कहा, तुम लोगों को चले जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उसने उन्हें जाने दिया क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि शेन मियामियान अपने छोटे कद के साथ वांग एयरफेग को हरा सकती है। उसे लगा कि उसकी माँ बकवास कर रही है। ये देखकर गु जियानली ने सोचा कि अपने भाई को अकेले अच्छा काम करने देना उचित नहीं होगा। इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है, तुम्हें जाना चाहिए, चाहे जो भी सही या गलत हो। हम इसे छोड़ देंगे, क्योंकि तुम दोनों अभी भी युवा हो। बोलने के बाद वह पूछने से खुद को नहीं रोक सका, आप किस गांव से हैं? उद्धरण चिन्ह। लू सियुआन को उम्मीद नहीं थी कि वे वास्तव में उन्हें जाने देने के इच्छुक थे, और कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे। उसे पता पूछते हुए सुनकर उसे संदेह हुआ कि यह अधिक आसानी से परेशानी पैदा करने के लिए है। इसलिए उसने कहा, ली टाउन के शू तुन गांव से। यदि कोई समस्या हो तो बेझिझक हमें ढूंढने आएं। वह बिल्कुल भी नहीं डरा। शू तुन गांव, वह उसके घर से कुछ ही मील की दूरी पर था। गु जियानली मन ही मन ये सोचकर खुश हो गया कि शेन मियामियान लू सियुआन की बहन है। इसलिए उसने तुरंत कहने से पहले इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। तुम्हें जल्दी करना चाहिए और जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शेन मियामियान ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत लू सियुआन को ले लिया और चला गया। उसने जानबूझकर गु जियानली के गौरव को भड़काने के लिए इस तरह से बात की थी, जिससे उसके लिए बेशर्मी से चीजों को आगे बढ़ाना असंभव हो गया। हालांकि गु जियानबिन युवा था, वह बहुत पढ़ा लिखा था, और वांग एयरफेग और उसके पिता दोनों उस पर बहुत स्नेह करते थे। इसलिए उसकी बातें घर में महत्व रखती थीं। अपना लक्ष्य हासिल करने और कुल मिलाकर बढ़त हासिल करने के बाद उनका प्रस्थान पूरी तरह से लापरवाही भरा था। हालांकि उसने इतनी जल्दी अपने परिवार से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। इस पहले दौर में वह जीत गई थी। वांग एयरफेग को इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। इतने उपद्रव के बाद उसके 2 बेटों ने वास्तव में उस छोटी लड़की को जाने दिया। उसने रोना बंद कर दिया, जमीन से उछल पड़ी और पीछा करने के लिए निकल पड़ी। हम उस छोटी लड़की को दूर नहीं जाने दे सकते। बेटे गु जियानबिन की उग्र पिटाई ने तुरंत उसे गले लगा लिया। माँ, तमाशा बनाना बंद करो। क्या तुम नहीं देख सकते कि हर कोई हम पर हंस रहा है? उद्धरण चिन्ह। अगर उसके पास रहने का खर्च खत्म नहीं होता तो वह कभी यहाँ आना नहीं चाहता। सच कहूँ तो जब भी वह आता था, उसकी माँ उसे इधर उधर घसीटती थी, दूसरों के सामने उसके बारे में शेखी बघारती थी और कहती थी कि वह सक्षम है और एक दिन निश्चित रूप से कॉलेज में प्रवेश लेगी। उनका शैक्षणिक प्रदर्शन वास्तव में खराब नहीं था,
और कॉलेज में दाखिला लेना कोई समस्या नहीं थी। लेकिन उन्हें इस तरह की हाई प्रोफाइल डींगे हाँकने की आदत नहीं थी, विशेषकर जब वह दूसरों की तिरस्कारपूर्ण दृष्टि देखता था, तो वह हर बार अपमानित महसूस करता था। इसमें हंसने की क्या बात है? हंसने की हिम्मत कौन करता है? वान एयरफेग ने अपनी उभरी हुई आंखों से देखा और चारों ओर घूमकर कहा, मुझे जाने दो, मैं उस छोटी कुतिया को ढूंढने जा रही हूँ। माँ, उसे छोटी कुतिया मत कहो, ये बहुत अश्लील लगता है, गु जियानबिन ने कुछ नापसंदगी के साथ कहा। जैसे ही वान एयरफेग ने ये सुना, वह तुरंत गुस्से में आ गई। अब क्या? मैंने तुम्हें इस उम्र तक बड़ा किया, तुम्हारी शिक्षा का प्रबंध किया, और अब तुम्हें मेरी अश्लीलता से घृणा हो गई है? उद्धरण चिन्ह। तुम्हारे लिए दो बेकार चीजें उठाना मुझे कोई मतलब नहीं दिखता। कोई तुम्हारी माँ को लगभग पीट पीट कर मार रहा था, और तुममें से कोई भी किसी काम का नहीं था। जैसे ही वह बोली, उसे गुस्सा आ गया और उसने गु जियानबिन को दूर धकेल दिया और उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया। लेकिन वह आधे रास्ते में ही रुक गई क्योंकि वह अभी भी उस पर वार करना सहन नहीं कर पा रही थी। ये बेटा उनका गौरव था। यह उनकी दूरदर्शिता ही थी जिसने उन्हें कपड़े बेचने का एक स्टॉल लगाने के लिए प्रेरित किया, जिससे उनके परिवार की आजीविका में सुधार हुआ। वह खुद को उससे टकराने के लिए कैसे तैयार हो सकती थी? लेकिन अपने गुस्से का कोई ठिकाना न होने पर उसने अपना हाथ घुमाया और गु जियानली को थप्पड़ मार दिया। माँ, तुमने मुझे क्यों मारा? उद्धरण चिन्ह। गु जियानली थप्पड़ से हतप्रभ रह गया। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि वह उसके भाई को मारने वाली थी, लेकिन थप्पड़ उसके भाई पर ही पड़ा। तुम्हारा भाई कितने साल का है? उसे क्या पता? वांग एयरफेग ने अनुचित रूप से अपने बड़े बेटे को डांटा। तुम लगभग 30 के हो, और तुम्हारे सामने उन्होंने तुम्हारी माँ को लगभग पीटा था, और तुम्हारे पास पादने की भी हिम्मत नहीं थी। उन्हें रोकने की बात तो दूर, तुम्हें नहीं तो मैं किसे मारूं? उद्धरण चिन्ह। अपने दशकों के जीवन में उन्होंने कभी ऐसा अपमान महसूस नहीं किया था। एक युवा लड़की द्वारा पीटे जाने पर, जिसके एक भी बाल नहीं उगे थे, और उसका कोई भी बेटा उसके लिए खड़ा नहीं हुआ। अपराधी उसके सामने से अकड़कर चला गया। वह जियानबिन ही थी जिसने सबसे पहले उसे जाने के लिए कहा था। गु जियानली को अन्याय महसूस हुआ। इसके अलावा, वह लड़की कितनी उम्र की है? क्या वह वास्तव में तुम्हें पीट सकती थी? उद्धरण चिन्ह। वांग एयरफेग भेड़ चराने वाली एक बच्ची की तरह थी, जो अक्सर अपने ऊपर हावी होने पर भी पीड़ित की भूमिका निभाती थी, और आमतौर पर वह दूसरों को धमकाने का काम करती थी। अब जबकि उसे सचमुच धमकाया गया था, कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। आप इस पर विश्वास करने से पहले उन्हें मुझे पीटते हुए मरते हुए देखना चाहते हैं, है ना? गुस्से में आकर वांग एयरफेग ने गु जियानली को फिर से थप्पड़ मारा। गु जियानली को अन्याय महसूस हुआ, और उसे ये भी विश्वास था कि उसकी माँ पसंदीदा खेलती थी, लेकिन उसने बोलने की हिम्मत नहीं की। उसने सोचा कि शुक्र है कि उसने उस लड़की को जाने दिया, नहीं तो लोग देख लेते तो उसे कितनी शर्मिंदगी होती। जितना अधिक वांग एयरफेग अपने बड़े बेटे को देखती थी, उतना ही अधिक वह सोचती थी कि वह कमजोर है, और इतना क्रोधित हुई कि उसकी भूख कम हो गई। वह चिल्लाई, थोड़ी देर के लिए मेरे लिए स्टॉल देखो। माँ, अब कहाँ जा रही हो? उद्धरण चिन्ह। गु जियानबिन आशंकित लग रहा था। निश्चित रूप से उसकी माँ फिर से परेशानी खड़ी करने के बारे में नहीं सोच रही थी। क्या मैं बाथरूम नहीं जा सकता? उद्धरण चिन्ह। वांग एयरफेग दहाड़ते हुए चले गए। वह इतनी गुस्से में थी कि उसने लगभग खुद ही पेशाब कर दिया था। पूरी सड़क पर जहां उनकी दुकान थी, वहां कोई बाथरूम नहीं था। केवल सब्जी बाजार के पास एक सार्वजनिक बाथरूम था।
गु जियानली ने अपना चेहरा रगड़ा, जिसे 2 बार थप्पड़ मारा गया था, और जियानबिन की ओर देखा। असहज महसूस करने लगा। वह अपने भाई से प्यार करता था और उसे परिवार का गौरव समझता था। लेकिन कभी-कभी उसे अपने भाई से बहुत ईर्ष्या होती थी। एक ही माता-पिता होने के बावजूद ऐसा लगता था कि सभी अच्छे गुण उसके भाई में आ गए थे और सभी बुरे गुण उसमें आ गए थे। यदि उसके पास जियानबिन की केवल एक अच्छी बात होती, तो वह पत्नी के बिना 28 की उम्र में भी अकेले